चलो स्टार्ट करो। आइडियल सॉल्यूशन की बात हुई थी, तो आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन बताई गई थी? और पहले ही सबसे पहली बात ये कि राउल्स लॉ को सारी कॉन्सेंट्रेशन पे वो फॉलो करेंगे, मतलब उनके लिए पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब ये कंडीशन फॉलो होती कब कब है? जब सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर हो, सेम टाइप का मॉलिक्यूलर साइज हो, सेम टाइप के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं, जो बॉन्डिंग के टाइप वगैरह हो, वो लगभग लगभग एक ही डिग्री के हो। एक डिग्री का मतलब जैसे कहीं पे मान लो 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी लगभग लगभग उतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा हो, और जो उनको मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बन रहा हो उनमें भी फोर्स की डिग्री उतनी ही होनी चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन जब प्रिपेयर होता है दोनों को मिक्स करने में, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो 0 होता है, मतलब मिक्स करने पे ना तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। फिर दूसरी बात, ना तो हीट इवॉल्व होगी और ना ही आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी। ये सारी जो कंडीशन है वो किसके लिए है? आइडियल के लिए है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? जिसमें आपका राल्स लॉ की कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग डाल लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऑनलाइन वालों को वॉइस क्लियरिटी है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखिए, सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस नॉट फॉलो Raoult's law at all concentration conditions। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उसकी कंडीशन क्या थी कि भाई जो पी ए होगा वो होना चाहिए पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यही तो थी कंडीशन कि अगर सॉल्यूशन में प्रेशर पी ए लग रहा है तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए होगा, तो ये कंडीशन होगी रॉल्स लॉ की। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो इस सॉल्यूशन को क्या बोल दोगे? नॉन आइडियल। पीबी के लिए भी यही चीज हो जाएगी, पीबी अगर इक्वल नहीं है किसके? पीबी नॉट इंटू एक्स बी के। पी टोटल अगर ले लो तो पी टोटल की क्या कंडीशन होगी कि पी टोटल आपका इक्वल नहीं होना चाहिए पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट। ठीक है, अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं कि राउल्स लॉ से डेविएशन पॉजिटिव हो रहा है, और एक दूसरे को बोलते हैं कि राउल्स लॉ से डेविएशन नेगेटिव हो रहा है। डेविएशन का मतलब जो आपको प्रेशर का ग्राफ मिलना चाहिए था, जो वेपर प्रेशर मिलना चाहिए था सॉल्यूशन का, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा, तो उसको आप बोलोगे पॉजिटिव डेविएशन। और जो प्रेशर का ग्राफ आपको मिलना चाहिए था, जितना पी टोटल होना चाहिए था, अगर उससे वैल्यू आपको कम मिल रही है तो उसको आप क्या बोलोगे? नेगेटिव डेविएशन। दोनों ही नॉन आइडियल में आएंगे। तो नॉन आइडियल को आप कैटेगराइज किस में कर सकते हो? दो तरीके से, एक को बोलोगे पॉजिटिव और दूसरे को क्या बोलोगे? नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए।
एक को बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम। एक है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या है, नेगेटिव डेविएशन। आप दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, समझ तो लिया ही है, कंडीशन लिख लेते हैं क्या क्या कंडीशन होगी। नोट हो गया ये। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करो तो पॉजिटिव डेविएशन में आप लेंगे कि जो प्रेशर होगा वो आपका हो जाएगा ज्यादा। पॉजिटिव डेविएशन वाले में प्रेशर क्या हो जाएगा, पी टोटल। पी टोटल जो ओरिजिनल आना चाहिए था उससे पी टोटल क्या आ जाएगा, आपकी बात ज्यादा आ जाएगा। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ solution becomes more than expected by ideal solution condition। आइडियल की कंडीशन थी कि पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये होना चाहिए। लेकिन पीटी की वैल्यू अगर इस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलोगे पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब पी टोटल ज्यादा हो गया किससे, पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी। ये जो एडक्ट है इससे इसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो आप क्या बोल दोगे कि सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और ये पी टोटल ज्यादा कैसे हुआ, ये पी टोटल ज्यादा हुआ क्योंकि इंडिविजुअल ये प्रेशर भी ज्यादा हुआ। जो ओरिजिनल पीए था उससे ये वाला प्रेशर ज्यादा हो गया। पीए की अगर बात करो तो जो ओरिजिनल प्रेशर था ये पी ए नॉट एक्स ए नॉट आना चाहिए था, इससे ज्यादा आ गया इस केस में। उसी तरीके से पीबी जो ले रहे हो वो भी आइडियल में अगर पीबी आता तो अब जो नया पीबी बना वो कैसा बना, पीबी नॉट एक्स बी से ज्यादा। ओवरऑल में ये वैल्यू भी बढ़ी ये वैल्यू भी बढ़ी, इसलिए पी टोटल की वैल्यू जो आइडियल के हिसाब से होनी चाहिए थी उससे ज्यादा। ठीक है, जैसे ए और बी को मिलाकर के मान लो एक का वेपर प्रेशर था 40, एक का था 60, और फिर उसके बाद जब उनको मिक्स किया गया तो उनका वेपर प्रेशर आ गया मान लो 100। अब अगर वही सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो 100 से वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आएगी, पी टोटल ज्यादा है। तो ये कंडीशन हो गई पॉजिटिव डेविएशन की। और क्या क्या हो सकती है, जैसे आइडियल सॉल्यूशन में हमने बोला था डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, 0 होगा। पॉजिटिव डेविएशन वाले में सारी चीजों की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। जैसे अगर बात करो डेल्टा एच मिक्सिंग तो ये भी पॉजिटिव आएगी, डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक, एंडो या एक्सो, एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक।
डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, हाँ। वॉल्यूम डेल्टा वी नेगेटिव आ जाए, एक्सेप्शन कोई हो सकता है, पर वैसे पॉजिटिव ही याद रखना। तो बेसिक कंडीशन तो यही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि भाई अगर हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करें, प्रेशर, वेपर प्रेशर जो टोटल था वो बढ़ा क्यों, किस वजह से वेपर प्रेशर टोटल बढ़ा। मान लो ये पहले था एक ए था, है ना, ये दूसरा कंपोनेंट था बी। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर था पी ए नॉट, इसका वेपर प्रेशर क्या था, पी बी नॉट। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब इसमें क्या आ गया, इसमें दोनों आ गए, ए भी आ गया और बी भी आ गया। ठीक, तो होता क्या है, जहां पे वेपर प्रेशर बढ़ता है वहां पे होता क्या है कि ए और ए के बीच में कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, FOI अगर लिख दें इसको, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। बी और बी मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। और जब सॉल्यूशन बना तो ए और बी को आपने मिक्स किया तो ए और बी के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। जब सिचुएशन आइडियल की होती है तो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और तीसरा, ये तीनों फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगभग लगभग इक्वल होते हैं, एक ही तरीके के होंगे, एक ही डिग्री के होंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर 10⁻⁻12 न्यूटन का है तो ये भी 10⁻⁻12 न्यूटन का होगा, ये भी। ठीक है, टाइप भी उनका एक ही तरीके का होगा। लेकिन जब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है, वो भी जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो उसमें होता क्या है कि ये वाला जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ये हो जाता है वीक। ये कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, वीक होने का क्या मतलब है कि ये जो ए और बी के बीच में अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो छोटा होगा किसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, ए के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से और बी के भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो हुआ क्या, आपको मैंने बताया था वेपर कब बनती है, वेपर कब बनती है, मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हैं, धीरे धीरे मॉलिक्यूल की, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी और मॉलिक्यूल ऊपर गया और फिर एक टाइम पे वो वेपराइज हो गया। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वेपर बनी, वेपर बनेगा तो वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन मान लीजिए कि ए के बीच में कुछ फोर्स था, बी के बीच में कुछ फोर्स था, मान लो यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था मॉलिक्यूल में, यहाँ 10 न्यूटन का था, और अगर ये आइडियल सॉल्यूशन बनता तो ए और बी के बीच में भी 10 न्यूटन का फोर्स रहता। तो जितना वेपर प्रेशर ये क्रिएट कर रहे थे इन दोनों का मिक्सचर, वो वेपर प्रेशर इसके और इसके एडक्ट के बराबर आ गया। ठीक है, आइडियल होता तो। अब क्या हुआ, इनके बीच में मान लो 10 का लग रहा है, इनके बीच में मान लो 10 का लग रहा है, इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हुआ, अब जो क्रिएट होना चाहिए था ए और बी के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा कम हो गया। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के बीच में कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वेपर और बनने लगेंगी, और जब वेपर और ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसको आप क्या बोलोगे कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, जितना आइडियल में होना चाहिए था उससे। तो आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या रीजन है कि आपका वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो आप बोलोगे जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है तो ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो पहले के कंपैरिजन में वीक हो जाता है, और जब फोर्स वीक होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, वीकली अटैच है, तो जल्दी से वेपर बनाएंगे, ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर अपने आप क्या होने वाला है, इंक्रीज हो। इसका जस्ट अपोजिट आप किस में समझेंगे,
जिसमें नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर को क्या होना है, आइडियल कंडीशन से कम होना है। तो इसका मतलब क्या है, मान लो ये दो मॉलिक्यूल थे, पहले ये 5 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो कुछ वेपर बन रही थी आइडियल कंडीशन में। अब मान लो कि इनके बीच में फोर्स बढ़ा दिया जाए, अब ये मान लो कि 7 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को अटैच करना है, तो अगर 7 न्यूटन का फोर्स लग गया तो अब कम मॉलिक्यूल्स ऊपर जा पाएंगे, फोर्स बढ़ गया, अंदर फोर्स बढ़ गया, तो कम वेपर बनेगी, कम वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। और जहां वेपर प्रेशर कम होगा आइडियल कंडीशन से, उसको क्या बोलोगे, नेगेटिव डेविएशन। तो ये वाली कंडीशन जरूर याद रखनी है, इस पे कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये चारों कंडीशन, और अब नेगेटिव की कंडीशन देखिए, नोट हो गई। अब नेगेटिव डेविएशन की देख लो। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, पी टोटल आपका लेस हो जाएगा इस वैल्यू से। अब नया वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनते ही कम हो गया इस टोटल। दूसरी चीज, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, वहां पे क्या था पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव। का मतलब क्या है, कैसा प्रोसेस हो गया, प्रोसेस इज एक्सो। फिर यहाँ पे जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव। ये वाला प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन बना तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ा, फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो चौथी कंडीशन लिख लीजिए, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो गया ए के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, और बी के बीच में भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से वैल्यू ज्यादा। तो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर कम। नोट कर लीजिए, हो गया। क्या हुआ साक्षी, बोलिए। अभी कल आया है बहुत अच्छा सवाल इस पे, लेकिन अभी क्योंकि आपको वेंट ऑफ फैक्टर बताया नहीं है तो वो बता दें तब ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, इसके एग्जाम्पल नहीं लिखवाए ना, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ लेते हैं, 4 एग्जाम्पल दे करके कौन सा किसका। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, और मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी है, एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, आपने जो नोट्स में लिखवा रही हूँ वो याद तो करना है, वो सारे आपको एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिए हैं एग्जांपल्स वो आपने जरूर याद करने हैं, क्योंकि पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपने क्या करना है, मेंस क्वालिफाई करना है ना। हाँ, क्या बेटा, मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि जो चीजें आपकी एनसीईआरटी में वो आपको जरूरी तैयार होनी चाहिए, ये कहना। जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको जरूर तैयार।
उसके अलावा एक्स्ट्रा वाले तो आप बाद में तैयार करोगे। CCl4 प्लस टोल्यूइन, CCl4 प्लस मीथेनॉल, ये सब पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस मीथेनॉल, बात नहीं करें आपस में। वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस मीथेनॉल, ये सब क्या शो करते हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन। CCl4 प्लस टोल्यूइन, CCl4 प्लस CH3OH, और CCl4 का एक और एग्जांपल रखो, CCl4 प्लस CHCl3। CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ये होता है कार्बन डाई सल्फाइड। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। बना लेते हैं लैब में, बहुत सारे मेथड हैं। एक और एग्जांपल ले लो, साइक्लोहेक्सेन कभी कभी पूछ देते हैं, प्लस इथेनॉल। देखो इसमें 9 एग्जांपल लिखवाए ना मैंने आपको पॉजिटिव में। एनसीईआरटी में हो सकता है 4 या 5 दिए हो, तो पहले आप एनसीईआरटी वाले लर्न करना, उसके बाद एक्स्ट्रा में जाना। ये पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है। अब नेगेटिव के कर लीजिए। HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, ये सारे नेगेटिव के हैं। HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, और कौन सा है एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, एसीटोन एलिफेटिक है, एनिलीन एरोमेटिक है, तो नेचर अलग अलग हो जाता है, तो कई बार नेगेटिव डेविएशन शो करता। CHCl3, ये देखो, हाँ हाँ मानवेंद्र, HNO3 है बेटा, HNO2 लिख गया है, बोल दीजिए HNO3 सही कर। CHCl3 के साथ ले लीजिए बेंजीन C6H6, ये बना लेगा नेगेटिव डेविएशन। CHCl3 के साथ ले लीजिए डाई इथाइल ईथर, फॉर्मूला बोलो, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला बोलिए। हर्ष आईपीएससी पढ़ चुके हैं, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला बोल दीजिए हर्ष। आईपीएससी कर चुके ना, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला बोल दीजिए जल्दी से। क्या बता दूं, बाकी तुम क्या बताओगे जब हम वो बता देंगे तो। मीथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में मीथेनॉल डाल दीजिए, नेगेटिव डेविएशन। एसिटिक एसिड में एक कंपाउंड होता है, ये एसिटिक एसिड एलिफेटिक है, और एरोमेटिक एक कंपाउंड होता है पिरिडीन, वो मिला दीजिए इसमें, नेगेटिव डेविएशन। हाँ डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला नहीं आया, कौन बताएगा क्लास?
सोना बंद करिए, जाग जाइए, 11th क्लास खत्म हो चुकी है। आईपीएससी इतने डिटेल में कराया गया है, इतने सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं आएगा तो मामला खराब है। कौन बताएगा? वेरोनिका ने आंसर किया है, क्या किया जरा पढ़ो, मुझे इतना दूर से दिखो। C2H5 ओ C2H5 सही है वेरोनिका। डाई इथाइल ईथर, ईथर होता है जिसमें आर ग्रुप, ROR, ऑक्सीजन बीच में होता है ROR। हमने बोला डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल का मतलब दो इथाइल है, C2H5 C2H5, और ईथर का मतलब बीच में O लगाना है, तो C2H5 O C2H5। एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। C6H5N, बेंजीन रिंग बनाइए और उसमें एक जगह पे N लगा दीजिए, यहाँ पे N लगा दो, यहाँ पे N, एक कार्बन हटाना है और N लगाना है, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका 15 मिनट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का टेस्ट होगा। जिन्होंने पहले से करा है वो भी, और जिन्होंने पहले से नहीं करा है वो भी करके आएंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं करा है वो केवल एनसीईआरटी से करके आएंगे, और बाकी लोग तो करके आए हैं, कर चुके हैं मेरे से, तो वो तो गलत बोल नहीं सकते हैं। तो हाँ डाल दीजिए। 15 मिनट्स का पहले टेस्ट होगा, फिर क्लास होगी। ये हो गया, नोट हो गया सबका, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, कभी कभी जब एग्जाम्पल दे देते तो जेई का ये इजी सवाल हो जाता है, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बना सकते हैं। जैसे मान लो एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे दिया, एक आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल दे दिया, एक नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल दे दिया, एक किसी और का एग्जाम्पल दे करके मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें ना तो कुछ सॉल्व करना है आपने, आपको याद है तो +4, और नहीं याद है तो क्या करना है आपको, फिर राम राम करना है वहां पे, और तो कुछ कर नहीं सकते, है ना? और कुछ कर सकते हो? अब बना लो ग्राफ। ग्राफ सबको क्लियर होना चाहिए, अगर ग्राफ से कोई क्वेश्चन बने तो ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने, एक पॉजिटिव का बनाते हैं और एक किसका बना दें, नेगेटिव। क्या बात है साक्षी जी, यहाँ पे x से 1 है और x भी क्या है 0। साक्षी कोई दिक्कत है, तंग कर रही है तुम्हें? बच्ची तो अच्छी है। हाँ, मेरी गलत फहमी है। हाँ, ये बात तो सही है कि काफी लोग मुझे ये कहते हैं कि मतलब आप पहचान नहीं पाते हो लोगों को। अच्छा, सवाल पहचान जाती हूँ मैं। क्या बोला आशा? तुम सवाल पहचान, ये दो ग्राफ बनाने हम लोग जा रहे हैं। एक जगह पे हम शो कर रहे हैं कि हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया है, केवल ए लिया है, और एक जगह पे हम शो कर रहे हैं कि हमने केवल बी लिया है। और बीच की जो कंडीशन है वो क्या होगा, बीच की जो कंडीशन है उसमें क्या है, ए और बी दोनों है। और काई का मतलब आपको इतने दिन से बताया जा रहा है, क्या होता है मानवेंद्र, अभी भी पूछोगे काई? हाँ, वो जीटा काई वो बात एक ही है।
सेम पूछा है ना, बेवकूफ है एक नंबर के। क्या बोलूं मैं, अभी एक ही सवाल बार बार पूछना है। बेवकूफी का सैंपल दे रहे हैं ना। मान लो ए का वेपर प्रेशर क्या है, VA नॉट। मुझसे भी वीडियो चल रहा है, ऐसी बातें करवाते हैं। बी का वेपर प्रेशर क्या है, PB नॉट। ठीक है, ये तो ओरिजिनल प्रेशर थे। जैसे जैसे एक्सए का अमाउंट आगे बढ़ेंगे हम ग्राफ में, ग्राफ प्लॉट करने के लिए, जैसे जैसे एक्सए का अमाउंट कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सए का अमाउंट 1 है और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जाकर के एक्सए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब एक्सए का अमाउंट कम हो रहा है। तो एक्सए का अमाउंट कम होगा, अगर आपका मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे उल्टा चलेगा कि यहाँ पे ग्राफ है आपका PB नॉट का। ठीक है, तो PB नॉट तो ओरिजिनल प्रेशर इतना था, जैसे जैसे इधर आएंगे फिर इधर क्या होगा, आपका प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अगर हम देखें इसको, यहाँ पे इस स्पीसीज का प्रेशर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0। अब दोनों का अगर सॉल्यूशन बना दोगे तो आइडियल कंडीशन में प्रेशर ये मिलना चाहिए था, ये वाली जो लाइन बनाई है मैंने। आइडियल अगर सॉल्यूशन होता है तो प्रेशर ये मिलता। ठीक है, क्या होता वो होता PA नॉट, ये प्रेशर होता PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये मिलता। लेकिन क्योंकि हम ग्राफ किसका शो करना चाहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का, तो पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ में ये प्रेशर नहीं मिलेगा आपको, प्रेशर इससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा तो दोनों का प्रेशर बढ़ेगा ना, तो इस तरीके से। तो अब ये होगा क्या, P टोटल फॉर पॉजिटिव डेविएशन। बनाइए, और ये भी जो डॉटेड वाले बने हैं ये तो मिलने चाहिए थे, इस तरीके का नहीं मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा आपको। प्रेशर थोड़ा सा ऐसे बढ़े हुए मिलेंगे, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से ये टोटल प्रेशर क्या है आपको ज्यादा मिलेगा। दोनों का बढ़ता है ना, ये वाली कंडीशन हम बोलते हैं ना कि अब नया PA ज्यादा है PA नॉट XA की वैल्यू से। तो ये तो जो ग्राफ शो कर रहा है, ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है PB नॉट XB को, लेकिन ये वाली जो लाइन शो कर रही है जो हमने डॉटेड ग्रीन बनाई है वो किसको शो कर रही है, अब जो फाइनल है प्रेशर। तो दोनों का इंडिविजुअल का बढ़ गया। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी की सैलरी है 10,000 और किसी की सैलरी है 15,000, और हमने क्या करा, और दोनों साथ में रहते हैं, दोनों की ग्रॉस पूरी सैलरी निकाली जाती है, तो 10 और 15 कितना बन जाएगा, 25 बन गया। ठीक है, अब दोनों की सैलरी को हम 2,000 या एक की 2 एक की 3 बढ़ा दें, तो एक की 12 हो जाएगी और एक की कितनी हो जाएगी, 17। तो ओवरऑल में इंक्रीमेंट कितना आएगा, इंक्रीमेंट कितने का आया, एक को 2 बढ़ाया एक को 3 बढ़ाया तो 5 का इंक्रीमेंट आ गया ना, है ना। अच्छा ठीक है, दोनों को 2 बढ़ा देंगे तो 4 आ जाएगा, वैसे मैंने 2 3 बोला था, है ना। इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं है मेरी, आपने 2 बोला था मैंने 4 बोल दिया, तो अब मैं तो 2 ही बोल, आपको ही 2 प्रूव कराऊंगा। हाँ, अब नेगेटिव डेविएशन शो करना है तो क्या ग्राफ बना सकते हैं, जरा आप खुद बना के देखिए एक बार, खुद से बनाइए। नेगेटिव डेविएशन शो करना है तो ग्राफ
तो बना लो, नीचे हो जाएगा तो बना लो दाता, जल्दी से बनाओ, खटाखट बनाइए। बन गया? ये है पीटी, फॉर नेगेटिव डेविएशन लिख दीजिए। आशय, चलिए सेकंड जो ग्राफ है, सेकंड जो ग्राफ है, अगर ये ग्राफ प्लॉट करके आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएं, आपको बोल दिया जाए इस ग्राफ के बारे में 4 स्टेटमेंट बनाने हैं, आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, तो आपने 3 स्टेटमेंट सही बनाने हैं और 1 स्टेटमेंट गलत बनाना है। तो जरा बनाइए, आशा से क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुने। ये जो सेकंड वाला ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन वाला, ये ग्राफ प्लॉट करके अगर आपने 4 स्टेटमेंट फ्रेम करने हैं इस ग्राफ के बारे में, 3 सही और 1 गलत, आपका क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इस ग्राफ के बारे में। तो 1 गलत स्टेटमेंट बनाओ और 3 सही बताओ इसके बारे में। चलो बताओ। ऐसे स्टेटमेंट बनाओगे, क्वेश्चन बनाना है। हाँ पूरा सही है ना, आप नेट करवा रहे हैं इससे। हाँ सोचो आराम से, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो तुम। सब लोग सोचे आंसर, ऑनलाइन ऑफलाइन। आंसर आपको बता दिया, क्वेश्चन आपने फ्रेम करना। इस ग्राफ के बारे में 3 करेक्ट स्टेटमेंट बना दीजिए, और इनकरेक्ट बनाना तो बड़ा आसान होता है, एक इनकरेक्ट बना। समझ गए? हाँ अब बताएंगे। मानवेंद्र एक करेक्ट बताओ, जल्दी बताओ, फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सिखा दो। मुंह से बोलो दाता, मुंह से, लैंग्वेज लिखी गई है, मुंह से बोलिए। सही है। अब कुछ और बोलो, एक ही प्रेशर को ही तोड़ दिया आपने 3 में, 1 हो गई, हम 1 मानेंगे। अच्छा चलो 2 मान लेते हैं, 3 मत बनाना। इन्होंने बोला, पहला इन्होंने बोला कि एक स्टेटमेंट हमने दिया कि जो पी टोटल है वो छोटा होगा पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी से, ये एक स्टेटमेंट बना दी इन्होंने, तो ये तो करेक्ट है बात इसके बारे में। दूसरा बोलिए, दूसरा इन्होंने बोला पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए। अब एक्स बी का मत बनाना, एक्स बी का नहीं बनाना, वो तो पता ही है ना। हाँ थर्ड लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा, तीसरा वाला इनकरेक्ट बन जाएगा। अब एक और करेक्ट बना लो। सब लोग नहीं अच्छे बोलेंगे, नहीं नया ऑप्शन बनाओ, ये नहीं। ऑनलाइन वालों को बात क्लियर हो रही है? पलक, पलक, बात क्लियर हो रही है? क्या करवा रहे हैं? yes, हाँ तो बता दो एक करेक्ट स्टेटमेंट। 3 आशा ने बता दिए, 2 करेक्ट 1 इनकरेक्ट। हाँ ग्राफ का नेचर भी बता सकते हो आप, बन सकता है, कोई उसका सवाल नहीं है, उसका सवाल नहीं है नीट का, किसका सवाल है? जेई का सवाल है, तो आपको मैथमेटिक्स भी उसमें लगाई जा सकती है। ऐसे सवाल आते हैं भाई, एडवांस में बनाते हैं ऐसे सवाल। अब वो तो ज्यादा मैथ्स बना दिया आपने।
हाँ बोलो जल्दी। ये भी तो बना सकते हो, शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ, एक स्टेटमेंट ये भी तो बोल सकते हो। कहाँ और बना दो, और बता दो नेगेटिव डेविएशन। एक्सो थर्मिक, ये बोला था अभी, इन्होंने बोला था वंश। नेगेटिव डेविएशन में एक्सोथर्मिक कंडीशन होती है ना, तो बता दो, हमने थोड़ी मना किया। हाँ ठीक, बस बस अब चुप हो जाएगी। हाँ कोई कुछ बोलना चाहता है, इसमें क्या बताना था? इनकरेक्ट बता दो इसमें। तो इनकरेक्ट कौन सा बन गया था आपका? ये वाला बन गया था ना, बाकी सब करेक्ट है। हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा है बोल दो ऑनलाइन। क्या? पाथ फंक्शन, उससे क्यों रिलेट कर रहे हो उसको? ये तो वेपर प्रेशर और किसके बीच का ग्राफ है? मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ है ना, है ना? उससे रिलेट नहीं करना आपको, ठीक है? तो आइडियल और नॉन आइडियल की सिचुएशन हो गई, कंडीशन हो गई आपकी, ग्राफ हो गया, और एग्जांपल्स। एग्जांपल्स लर्न करना आपका काम। चलो एक सवाल कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव पे एक सवाल कर लो, दो ना करो भाई। या चलो एक पढ़ा दे फिर एक सवाल कर। अब हम लोग करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है समझिए। सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगी? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल्स का कितना नंबर है, कितने आयंस हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आपके एटम्स हैं, कितने आपके फार्मूला मास यूनिट हैं, इन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल में आप क्या क्या ले सकते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आप क्या ले सकते हैं, क्या क्या? नंबर ऑफ एटम्स की भी बात हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स की भी बात हो सकती है, नंबर ऑफ आयंस की भी बात हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की भी बात हो सकती है, और किसके बात कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूट पार्टिकल्स के। इसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर आप इसको चेंज करोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज होती है। हाँ एक्सटेंसिव, हाँ ये कोलिगेटिव, कोलिगेटिव में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, उसको फिर एक एक को चेक करना पड़ेगा कौन सा। तो वो तो अलग चीज है, वो तो आपकी मास पे डिपेंड करती है। कोई मास इंडिपेंडेंट होगा, अमाउंट डिपेंडेंट होगा, और कोई इंडिपेंडेंट होगा। इंटेंसिव बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और एक्सटेंसिव बोलते हैं डिपेंडेंट। हाँ
वो अलग चीज है, उसको यहाँ से रिलेट मत करो। आएगा ना, चारों पढ़ेंगे अभी। अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। और एक पॉइंट और याद रखो, नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। मान लो कहीं पे आपने किसी के 10 मॉलिक्यूल्स लिए और कहीं पे आपने किसी के 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी, वेरी करेगी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से। ठीक, अब कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीपी बोलते हैं शॉर्ट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। सीपी हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? एक को बोलते हैं आरएलवीपी, जो अभी आपने पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, कहीं पे लिखा हो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा कौन सा है आपका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम पढ़ेंगे। और चौथी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है, जिसमें से एक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, आरएलवीपी के बारे में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। वो क्या थी? वो थी आपकी पीए नॉट माइनस पीए डिवाइडेड बाय पीए नॉट, यही तो था। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो यानी कि पीए नॉट माइनस पीए डिवाइडेड बाई पीए नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई पी नॉट। कोई कोई बुक ऐसे भी लिखती है डेल्टा पी बाई पी नॉट। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वेपर प्रेशर, ऐसे भी लिखते हैं कोई कोई बुक। अगर कहीं पे लिखा है डेल्टा पी, तो डेल्टा पी कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? डेल्टा पी बाई पी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आर एल वी पी। तो रिलेटिव लोअरिंग क्यों होती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। एलिवेशन इन बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, टेम्परेचर जिस पे बॉयल होना स्टार्ट करेगा। अच्छा, और हाँ एग्जैक्टली, तो इक्वल पे तो जस्ट स्टार्ट होता है, इक्वल के बाद क्या होता है?
देखो भैया क्या होता है, ध्यान से देखो, समझो। ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है मेरे हाथ में, ये मान लो पॉट है, कंटेनर, इसमें पानी है, ठीक, इसको गर्म कर रहे हैं हम लोग। अब इसको गर्म करोगे, इसका जो सरफेस है इसके ऊपर लग रहा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक, हाँ, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ओपन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुई, यहाँ पे वेपर बनेंगी ऊपर, और वेपर क्या करेंगी, वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगी, वेपर प्रेशर होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे, कभी भी आप देखो, हाँ, वेपर तो बनेंगी, वेपर बनेंगी तो वेपर होंगी, गैस होगी, कहीं पे भी तो कुछ प्रेशर तो होगा। यहाँ पे मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर आपने लगा रखा है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और नीचे से क्या बन रहा है, वेपर प्रेशर। जब दोनों प्रेशर ये इक्वल हो जाते हैं तब बॉइलिंग जस्ट स्टार्ट होती है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, तब बॉयल होना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही ये वेपर प्रेशर थोड़ा सा भी एक्सीड करेगा वैसे ही अच्छी खासी बॉइलिंग होगी। तो जब एकदम इक्वल होते हैं ये दोनों प्रेशर, उस टाइम पे उस लिक्विड के टेम्परेचर को अगर आप मेजर करो तो उस टेम्परेचर को आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या एक्सप्लेन की जा रही है कि जब आपका सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, तो मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट, वाटर कोई ले लो, प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, ठीक। अब हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा यूरिया डाल दिया, यूरिया होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब यूरिया जा करके उसके सरफेस पे उसके मॉलिक्यूल्स कुछ स्पेस को क्या करेंगे, ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक है। नॉन वोलेटाइल है तो वेपर तो बनेगी नहीं पर जगह तो ले लेगा वो, ठीक। अब यूरिया के मिक्स करने के बाद जब हमने इसको बॉयल करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पे अब सॉल्यूशन जो है वो बॉयल हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो रहा था, अब पानी और यूरिया का जो सॉल्यूशन है वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 104 माइनस 100, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आया उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और वही आपका होता है डेल्टा टीबी, उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डेल्टा टीबी से। अब ध्यान से देखो कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया क्यों, इसको ध्यान से समझ लो कि मान लो पहले हमने ये वाटर लिया, ठीक है, अब वाटर का वेपर प्रेशर कुछ है, कोई आपने वाटर लिक्विड लिया, इससे कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट किया, अब इस वाटर को बॉयल होना है तो इसका वेपर प्रेशर कहां तक जाना चाहिए, 1 atm के इक्वल होना चाहिए, ये वेपर प्रेशर जब 1 atm के इक्वल होगा तब ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा और आप उस टेम्परेचर को मेजर करोगे, उसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे, और वाटर के लिए ये डेटा क्या आता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने क्या किया, इसमें इसी में आपने वाटर में ही यूरिया मिक्स कर दिया, क्या मिक्स किया आपने, यूरिया। यूरिया का नेचर होता है नॉन वोलेटाइल, किस तरीके का सॉल्यूट है ये, नॉन वोलेटाइल, ठीक, तो वेपर बनेगी नहीं, वेपर नहीं बनेगी तो अपने आप क्या होगा, देखो कुछ जगह यहाँ पे ऑक्युपाई हो गई, अब जो पहले वेपर प्रेशर था उससे भी वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया, वही हमने पढ़ा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले मान लो इसका वेपर प्रेशर सपोज पहले मान लो था प्योर वाटर का, मान लो ये आ रहा था 0.3 atm, ठीक है, अब इसको इंक्रीज होकर के कहां तक जाना था, 1 atm तक, तब बॉइलिंग स्टार्ट होगी। अब तुमने इसमें यूरिया मिक्स कर दिया और यूरिया मिक्स करने के बाद मान लो अब इसका वेपर प्रेशर, वेपर कम बन रही है तो वेपर प्रेशर हो गया 0.2 atm,
अब वेपर प्रेशर कम हो गया, 0.2 एटीएम हो गया। अब आपको कहां तक ले जाना है इसको, 1 एटीएम तक ले जाना है इस वेपर प्रेशर को, तभी तो बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो अब क्या करना पड़ता है, अब थोड़ा सा आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर के वो 1 एटीएम तक पहुंचता है। यानी कि अब अगर आप थर्मोमीटर लगाओगे उसमें, उस सॉल्यूशन में, तो अब आप देखोगे कि बॉइलिंग आपकी ज्यादा टेम्परेचर पे हो रही है। तो हुआ किस वजह से, वेपर प्रेशर के नीचे जाने से, वेपर प्रेशर की लोअरिंग की वजह से अब बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सपोज मान लो इसका बॉइलिंग, ये बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये बॉयल हो गया 103 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100, इसका 103। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया, बढ़ गया। और उस एलिवेशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। तो यहाँ डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा, 103 माइनस 100, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बात कुछ नोट नहीं करनी है, बात कुछ क्लियर हुई। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि वेपर प्रेशर नीचे चला गया। अब 1 एटीएम तक ले जाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या हो गया, इंक्रीज होगा। ठीक, चलो अब इसको नोट करना है तरीके से, ऐसे नहीं। डेल्टा टीबी नेगेटिव में ले जाओगे, क्यों, नेगेटिव पे कौन बॉयल होगा, बॉयल नहीं होगा नेगेटिव पे ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है नेगेटिव में, नेगेटिव टेम्परेचर पे कहाँ चीजें बॉयल होती है। मतलब हम किसी कम टेम्परेचर को ले सकते हैं, बट जो हम टेम्परेचर लें वो क्या होना चाहिए, हम ये भी सोच के लेते हैं कि वो मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन फिजिबल है या नहीं। चलो लिखो, when we add a non-volatile solute, when we add a non-volatile solute to solvent, vapor pressure of solution becomes less than solvent, so boiling point of solution increases, and increase in boiling point is called elevation in boiling point. Elevation in boiling point, ब्रैकेट में लिख दीजिए डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। ठीक है, मरकरी का तो नहीं याद है बेटा, डेटा तो नहीं याद है। नोट हो गया सबका, किससे, पानी से, पानी से कैसे कम होगा, पानी से तो ज्यादा होगा, पानी तो बैठे बैठे वेपराइज हो जाता है, मरकरी वेपराइज होता है बैठे बैठे नहीं, मतलब रखे रखे। लिक्विड नाइट्रोजन का तो कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी लिख लीजिए,
इट इज टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखो। बचपन में हम पढ़ते थे जिस पे बॉयल होने लगे वही बॉइलिंग पॉइंट है ना, जो टेम्परेचर पे। अब क्या पढ़ना है अपने को, टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure। वेपर प्रेशर कितना हो जाना चाहिए, 1 atm हो जाना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग। ठीक। अब डेल्टा टीबी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लेते हैं जिन पे आपके सवाल आते हैं। ठीक। अब एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे ले लो वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे ले लो टेम्परेचर। इधर पे ले लेते हैं वेपर प्रेशर और एक जगह पे क्या ले लें, टेम्परेचर। ठीक। अब हमको ग्राफ मिलता है किस तरीके से, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, पक्का। दोनों एक ही के हैं, देखो एक सॉल्वेंट के लिए है ग्राफ और एक किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन किसका बनाया है आपने, सॉल्वेंट कैसा है, वॉलेटाइल। साक्षी बोर्ड पे ध्यान दो, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। क्या अप्रोक्सीमेशन है, क्या ऐसे ऐसे इस तरीके का, नहीं लाइन नहीं आई। अब देखो मान लो ये कोई टेम्परेचर ले लो, सपोज आपने ये कोई टेम्परेचर ले लो, ठीक। इस टेम्परेचर पे देखो, इस टेम्परेचर पे अगर देखो तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है इस टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये आ रहा है। और इसी सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, देख पा रहे हैं, कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है, वेपर प्रेशर में क्या हो गई है, लोअरिंग हुई है ना। ये रीजन अगर बोले तो क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर की लोअरिंग। ठीक है। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, मान लो इस लाइन को बोल रहे हो आप 1 atm, इस लाइन को आप क्या बोल रहे हो, 180। ठीक। तो ध्यान से देखो, ये सॉल्वेंट की लाइन है, ये सॉल्वेंट के लिए ग्राफ खींचा गया, ये किसके लिए खींचा गया, सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्वेंट के लिए ये टेम्परेचर, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हुआ है इस पॉइंट पे। ये बात सबको क्लियर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये आप कह सकते हो कि ये पॉइंट आपका क्या है, इसको टीवी नॉट लिख दो, इसको लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्वेंट लिख सकते हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, वो वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर उसका किसके इक्वल हो जाए, 1 atm के। तो ये वाली लाइन 1 atm की है, तो 1 atm के इक्वल यहाँ पे हो रहा है इस पॉइंट पे, और उस पॉइंट का टेम्परेचर हमने देखा तो उसको हमने बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। उसको नाम क्या दे दिया, टीबी नॉट। क्या नाम दिया, टीबी नॉट। अब अगर सॉल्यूशन की लाइन देखो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm किस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर हो रहा है तो यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, इसको टीबी बोल दो। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का, उसका नहीं, सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। अब इतनी बात किसको क्लियर नहीं है पहले बता दो, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन वाले थोड़ा कैमरा वगैरह ऑन कर लिया करो, फील आया करे आप भी साथ में हैं। तुम लोग देखो बोर्ड पे कुछ कोई चीज तुम्हारी, हाँ उनके चक्कर में। ऑनलाइन में इतना सन्नाटा क्यों है, जल्दी बोलिए। मानवेंद्र, मानवेंद्र, मानवेंद्र क्या कह रहे हैं, हाथ क्यों उठा रहे हैं, मुंह से बोलो। तेज बोलो, तबीयत ठीक है, तेज बोलिए। अच्छा अच्छा, चलो क्लास बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ये टीबी नॉट हो गया और ये क्या हो गया, टीबी हो गया। सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर इज टीबी और सॉल्वेंट का क्या था, टीबी नॉट। तो एलिवेशन क्या आ जाएगा, एलिवेशन क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी। सॉल्यूशन का ज्यादा था टीबी और सॉल्वेंट का क्या है, टीबी नॉट। ये आ जाएगी बात, कुछ खास बात नहीं है इसमें, नोट कर लो, डन। आगे बात करें, करिए भाई जल्दी से। डीपी कहाँ है, डीपी तो है ही नहीं, बीपी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी करो, डन। किसके लिए है ये, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है, वोलेटाइल में दूसरी बात आ जाएगी। नॉन वोलेटाइल भी, और इसके साथ साथ लिख लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी लिख लो। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल तो है ही है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आयंस में ब्रेक नहीं होगा, आयंस में नहीं टूटेगा, यूरिया आयंस में नहीं टूटता। जो आयंस में टूटते हैं उनके लिए थोड़ी सी कंडीशन अलग है। चलो अब एक्सपेर एक स्लाइड रह गई है, हाँ नाटक करने की जरूरत नहीं है। साक्षी चार्टा लगा दो। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या देखा गया कि ये जो डेल्टा टीबी है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ऐसा देखा गया कि डेल्टा टी भी डिपेंड करता है मोलैलिटी के ऊपर, एम के ऊपर, ठीक है। हाँ मोलैलिटी बढ़ेगी तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी आप पढ़ चुके हैं, ठीक। अब जब आप ये
इनवर्स, ये साइन आप हटाते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है के बी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ये जो के बी है इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या एक और नाम है इसका अच्छा सा, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके लिए होता है? ये किसके लिए बात करते हैं हम लोग इसकी? सॉल्वेंट के लिए, उसके लिए नहीं, सॉल्वेंट के लिए। केबी की वैल्यू किसके लिए निकाली जाती है? सॉल्वेंट के लिए। अभी एक स्लाइड भरी है एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब आपको डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम आ गया है, तो केबी की जल्दी से यूनिट निकाल के दिखा दीजिए। एक बार ये भी आ चुका है बोर्ड में। केबी का यूनिट निकालना है आपने, जल्दी से बता दो। फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। डेल्टा टीबी बाई एम हो गया केबी। अब यूनिट बता दो जल्दी से। वंश अपना कर लो। अनिष्का बताओ, अनिष्का। हाँ बोलो, फॉर्मूला पे ध्यान लगाओ। पलक, पलक यूनिट बोलिए जल्दी से। केबी की पलक तो वेरोनिका तो बोल क्यों नहीं रहे पलक? देखो कभी भी अगर टेम्परेचर में कैपिटल टी दिखा रहे हैं मतलब आपको केल्विन में लेना है, तो ऊपर तो केल्विन हो गया और मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, है ना। तो सिंपल सी बात थी। अनिष्का आपने क्यों नहीं बताया? अनिष्का क्यों नहीं बताया बेटा? तो यूनिट क्या बन जाएगी? मोल ऊपर नहीं जाएगा, केल्विन केजी ठीक है, सही बताया था सबने। ठीक, अब नेक्स्ट टर्न पे इसके क्वेश्चंस करेंगे। कहाँ बैठिए, सही तो आप ऐसे ही हैं। तुम लोग कर रहे हो क्या? नोट कर रहे हो? कर लो, ज्यादा पग नहीं करना है, शांत रहिए। क्वेश्चन बता रहे हैं। क्यों भूल जाओ? तुम क्या बना रहे हो? हो गया निष्का? हो गया? सबने नोट कर लिया? कैमरा को बंद कर दो, अब डिस्कशन करेंगे ना। चलो।